हर साल जब बसंतपुर गांव में मानसून की बारिश होती थी, एक खौफनाक परंपरा निभाई जाती थी। गांव वाले, जवान और बूढ़े टिमटिमाते तेल के लैंप के चारों ओर इकट्ठा होते थे। उनके चेहरों पर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही डर की परछाई होती थी। यह चुचुआहार का समय था, धीमी फुसफुसाहटों की रात। इस रात वे अपने खोए हुए प्रियजनों के नाम अंधेरे में फुसफुसाते थे, बेचैन आत्माओं को शांत करने की एक विनती। जो कोई भी इन नामों को जोर से बोलने की हिम्मत करता था, बड़ों ने चेतावनी दी थी, वह अपने जीवन में अकथनीय भयावहता को आमंत्रित करेगा। 20 साल का विजय इन कहानियों का मजाक उड़ाता था। कॉलेज की शिक्षा और अंधविश्वास के प्रति तिरस्कार से लैस उसने उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। भूत प्रेत कल्पना की उपज के अलावा कुछ नहीं है। उसने यह बात हर उस व्यक्ति से कही जो सुनता था। उसकी दादी उम्र और ज्ञान से झुकी हुई अपना सिर हिलाती थीं। उनकी चांदी की चूड़ियां धीरे से खनकती थीं। कुछ चीजें होती हैं विजय, वह कहती थीं। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश होती जा रही थी, जिन्हें बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर होता है। लेकिन विजय ने अपने आधुनिक दृष्टिकोण से अंधा होकर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तर्क में, कारण में, मूर्त में विश्वास करता था। अनदेखी का उस पर कोई अधिकार नहीं था। एक भयानक चूचुआहार रात, जब उसके चारों ओर फुसफुसाहट घूम रही थी, विजय खुद को गांव के चौक में पाया। लड़कों के एक समूह ने उत्सव के माहौल और स्थानीय शराब के उदार मदद से उत्साहित होकर उसे अपने डर की कमी साबित करने की चुनौती दी। अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो गांव के शराबी के बेटे महेश ने ताना मारा, गांव के किनारे पर पुराने पीपल के पेड़ के पास जाओ और जोर से एक नाम बोलो, कोई भी नाम। पीपल का पेड़ अंधेरे और फुसफुसाती किंवदंतियों में डूबा हुआ पीढ़ियों से वर्जित घोषित किया गया था। कहा जाता था कि यह बेचैन आत्माओं का अड्डा था। विजय बहादुरी और अपनी तर्क संगतता का दावा करने की आवश्यकता से प्रेरित होकर सहमत हो गया। वह अपने दिल में जानता था कि उसकी दादी नाराज होंगी, फिर भी चुनौती उसके कानों में गूंजती रही। उसकी पूरी विश्वास प्रणाली को चुनौती देती रही। उस रात विजय ने अलौकिक का नहीं, बल्कि अपने ही संदेह का सामना करने का फैसला किया। जैसे ही विजय प्राचीन पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा भारी हो गई। इसकी शाखाएं उम्र के साथ टेढ़ी मेढ़ी और मुड़ी हुई रात के आकाश में कंकाल की उंगलियों की तरह पंजे मार रही थीं। पत्तों के बीच हवा गरज रही थी, जो शोकाकुल रोने की आवाज जैसी लग रही थी। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। हर धड़कन उसकी अपनी नश्वरता की कड़ी याद दिलाती थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी नसों को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने एक नाम का पहला शब्दांश बोला, एक नाम जिसे उसने यादृच्छिक रूप से अपनी स्मृति से चुना था, हवा ठंडी हो गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी दौड़ गई और उसके गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। और फिर उसने उसे देखा। पीपल के पेड़ के नीचे एक भूतिया आकृति प्रकट हुई, एक भयानक अलौकिक प्रकाश में नहाई हुई। वह जमीन से ऊपर तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। उसका सफेद पोशाक फटा हुआ और चीथड़ा उसके चारों ओर कफन की तरह लहरा रहा था। आतंक, कच्चा और आदिम, विजय को जकड़ लिया। उसने चीखने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने मानने से इनकार कर दिया। वह वहीं जड़ होकर खड़ा रहा, अपने ही डर का कैदी। आकृति उसकी ओर मुड़ी और कुछ पलों के लिए उनकी नजरें मिलीं। निराशा के 2 अथाह गड्ढे उसे घूर रहे थे, एक ऐसे दुख से भरे हुए जो सांसारिक दायरे से परे था। एक ठंडा हड्डी वाला हाथ बाहर निकला और विजय ने अपनी बांह पर एक बर्फीली पकड़ महसूस की। वह चीखना चाहता था, खुद को दूर करना चाहता था, लेकिन पकड़ मजबूत हो गई, उसके मांस पर जलती हुई। फिर जितनी जल्दी यह प्रकट हुई, आकृति गायब हो गई। केवल एक ठंडक और उसके अपने तेज दिल की धड़कन की गूंज छोड़ गई। विजय जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। दुस्वप्न जैसी मुठभेड़ ने तर्क और कारण की उसकी सावधानीपूर्वक निर्मित दुनिया को चकनाचूर कर दिया था। उसने रसातल में देखा था और रसातल ने वापस देखा था। अगली सुबह विजय चौंक कर उठा। सूरज की रोशनी उसकी खिड़की से आ रही थी, लेकिन यह उस आतंक को दूर करने के लिए बहुत कम थी जो उसे कफन की तरह चिपकी हुई थी। उसकी बांह वहां धड़क रही थी जहां भूतिया आकृति ने उसे छुआ था। पिछली रात की भयावह घटनाओं की निरंतर याद दिलाती थी।
उसने इसे एक मतिभ्रम के रूप में दूर करने की कोशिश की, उसके दिमाग का एक खेल जो डर और अंधेरे के प्रभाव में खेल रहा था, लेकिन गहराई से वह सच्चाई जानता था। उसने कुछ ऐसा देखा था जो व्याख्या से परे था, कुछ ऐसा जिसने उसकी मान्यताओं की नींव को ही चकनाचूर कर दिया था। जैसे ही रात हुई, विजय खुद को पीपल के पेड़ की ओर खींचता हुआ पाया। उसके भीतर एक अकठनीय मजबूरी के साथ डर युद्ध कर रहा था। वह वहां खड़ा था, उसकी निगाह उस जगह पर टिकी थी जहां उसका सामना प्रेत से हुआ था। और फिर उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसा रही थी। उसने उस नाम को पुकारा जो उसने पिछली रात बोला था। हवा ठंडी हो गई और हवा तेज हो गई। पीपल के पेड़ की पत्तियों को हिलाते हुए उसने अपने बगल में एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और अलौकिक। उसने देखने के लिए नहीं मुड़ा। प्रेत का फिर से सामना करने से बहुत डरता था, लेकिन वह उसे वहां महसूस कर सकता था। उसका दुख स्पष्ट था, उसकी निराशा एक ठोस इकाई थी। हर रात विजय पीपल के पेड़ पर लौट आता था, एक ऐसी शक्ति से खींचा जाता था जिसे वह समझ नहीं पाता था। उसने अंधेरे में नाम फुसफुसाया, एक हताश याचना। किसके लिए? माफी? रिहाई? वह नहीं जानता था। वह जो जानता था वह यह था कि वह हमेशा के लिए पीपल के पेड़ के नीचे की भूतिया आकृति से बंधा हुआ था। उसका जीवन अलौकिक के साथ अपरिवर्तनीय रूप से जुड़ा हुआ था। अनुभव ने उसे बदल दिया था, उसे अपने ही आतंक का कैदी बना दिया था। बसंतपुर के गांव वाले अब पीपल के पेड़ से पहले से कहीं ज्यादा बचते हैं। वे कहते हैं कि यह विजय की वजह से है, जो हर रात इसकी शाखाओं के नीचे खड़ा रहता है, अंधेरे में फुसफुसाता है। कुछ उस पर दया करते हैं, कुछ उससे डरते हैं, लेकिन सभी उसे एक विस्तृत बर्थ देते हैं। उसका सामना उन अनदेखी ताकतों की एक भयावह याद दिलाता है जो उनके जीवन को नियंत्रित करती है। ऐसी ताकतें जिन्हें सबसे शिक्षित और संशयवादी भी अनदेखा नहीं कर सकते। और इसलिए प्रेतवाधित पीपल के पेड़ की कहानी जीवित है, एक सावधानीपूर्ण कहानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाती है। उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो भाग्य को लुभाने की हिम्मत करेंगे। यदि आप कभी खुद को बसंतपुर गांव में पाते हैं तो इसे याद रखें, कुछ परंपराओं को बिना छेड़े छोड़ देना सबसे अच्छा है। और अगर आप रात के सन्नाटे में कोई फुसफुसाहट सुनते हैं तो किसी भी हालत में मुड़कर ना देखें, क्योंकि आप जो देखते हैं वह आपको तोड़ सकता है।